हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं सुबह 11 बजे यहाँ पर आपका मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है। बेहतरीन तरीके के आपके क्वेश्चन और कंटेंट आपके होते हैं। आप देख सकते हैं हम परीक्षा को है ना देखते हुए, यानी जो आपका सिलेबस है और आपके सिलेबस में आपकी पीवाई की क्वेश्चन है, यानी 2021-2022 के पेपर के अकॉर्डिंग है ना, क्योंकि वही आपका लेवल और वही आपका सिलेबस आपका रहा है। 2023 वाला तो वो गलती से कहीं ना कहीं आयोग ने दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर आयोग गलती किया है तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको रक्षाबंधन के बाद देने वाले हैं। एक सीरीज अब आपको चला देंगे और उस सीरीज में आपको चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, जो ज्योग्राफी है, जो 2023 का लेवल रहा है, एक क्लास आपकी उसकी कंटिन्यू कर देंगे, तो वो लेवल भी आपका बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना। जिससे अगर आयोग गलती दोबारा भी करेगा ना, तो वो गलती उससे ज़रूर होगी, लेकिन आप लोगों से गलती दोबारा नहीं हो पाएगी। आप उस पेपर को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। रक्षाबंधन के बाद एक क्लास हम आपको उसी लेवल 2023 के लेवल की यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ठीक है। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और आज एक बहुत बड़ी क्लास होने वाली है इस मॉडल पेपर के बाद। अंकित भाटी सर की जो बुक 2025 है, उसमें जो आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, आपके देखा जाए करंट अफेयर, जो आपका एजुकेशन आपका कह सकते हैं, सॉरी वो आपका समान जागरूकता जो आपका है, यानी स्टैटिक जीके है, वो पूरी की पूरी हम लोगों को एक ही क्लास में कंप्लीट करना है। ये रक्षाबंधन स्पेशल के रूप में आपको आज ही हम आपको दे देंगे, चाहते तो कल, लेकिन कल आप लोग देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए उसको हम आपको दे देंगे और अपना उसको जितना देखना हो देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना बाद में देखते रहिएगा, है ना। तो इस क्लास के जस्ट बाद वो क्लास आपकी स्टार्ट होगी, जो कि एक 4 घंटे के लगभग आपकी क्लास यहाँ पर होगी और उसको आप लोग पूरी तरीके से रिविजन कर पाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, इस क्लास के तुरंत बाद आपकी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि पीडीएफ वगैरह भी आपको भेजते रहते हैं तो उनको भी आप लोग सोल्व करते रहेंगे। ठीक है ना। क्लियर है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। चलिए, 1 को ऑप्शन देना है। 1 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम है, गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए भैया, पहले क्वेश्चन का जवाब देना है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण जो रचना थी वो आपकी किसकी मूर्ति थी। यानी 1 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी ये है ऑप्शन आपका बी, नृत्य करती हुई जो आपकी नृत्य की है। यानी राइट आंसर आपका बनेगा कौन, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर आंसर जिसका आ गया बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर जी आपकी बनी किसकी थी, तो आप कहेंगे सर ये कांसे की बनी थी। किससे, तो आपकी कांसे की बनी थी। और बनाया कैसे गया होगा, तो सर जी ये बनाया गया था मोम विधि से। किससे, तो आपके मोम विधि से बनाया गया था। 2021 की परीक्षा में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है ना। और देखा जाए तो आपका मोहनजोदड़ो जो आपका है, कहीं ना कहीं ये जो आपकी पाई गई हैं वो आपकी कहां से, तो आपकी मोहनजोदड़ो से। कहां से, तो मोहनजोदड़ो से आपके पाई गई हैं। सर जी मोहनजोदड़ो आपके कहां पर है, तो आपके सर जी ये आपके कहां पर है, तो आपके पाकिस्तान में है। सर कौन सी नदी है, तो आप कहेंगे सर जी नदी जो आपकी है वो आपकी सिंधु नदी है। तो ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 1 दूसरे का ऑप्शन देना है। चलिए, तो भारत का जो नेपोलियन कहते हो किसको कहते हैं, हमने कहा सर दूसरे की अगर बात कर लेते हैं तो भैया ये आपके समुद्रगुप्त हैं। कौन है, समुद्रगुप्त हैं। यानी देखा जाए समुद्रगुप्त ये प्रसार की नीति को से प्रभावित था। यानी ये चाहता था कि हमारे साम्राज्य का सिर्फ क्या हो, प्रसार। ये सिर्फ और प्रसार पर ही यहाँ पर फोकस कर रहा था। यहाँ पर एक स्मिथ नाम के एक इतिहासकार थे। कौन है, स्मिथ नाम की, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मिथ ने यहाँ पर देखा जाए इन्होंने अपनी कह सकते हैं हिस्ट्री में अपनी बुक में लिखा था भारत का नेपोलियन किसको कहा है, तो इनको कहा है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो स्मिथ ने कहा है सर जी ये अपने साम्राज्य का देखा जाए तो विस्तार बहुत ही ज्यादा कर रहे थे। आर्यावर्त से लेकर देखा जाए तो बहुत ही दूर तक इनका आपका विस्तार हो गया था। यानी ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 3 नंबर में कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किया था। चलो भैया, यहाँ पर जवाब देना है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त किया। यानी 3 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमने कहा सर बात कब की हो रही है, 1192 की बात हो रही है। 1192 की बात हो रही है, यानी तराइन का जो आपका युद्ध होगा वो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर जी तराइन का ये आपका सेकेंड युद्ध है।
और इस तराइन के सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी जो आपका विजयी हो गया था, है ना। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में क्या हुआ था, विजयी हुआ था। और सर जी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार गया था। यानी देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर जो आपका 1191 है, 1191 ये आपके तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। सर याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। यानी क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 दिया गया है वो ऑप्शन क्या बनेगा, आसान क्वेश्चन आपका है और सभी का जवाब यहाँ पर आना चाहिए भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, काफी लेट हो गए हैं, है ना। बिल्कुल टाइम से क्लास आपकी चलने लगी है, आपकी 11 बजे आपकी होती है ना, तो आपको 11 बजे आना है। तो सर यहाँ पर अगर पूछा गया है कि दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यानी सर 4 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। ये आपका बलबन है, कौन है, बलबन, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी आपके अमीर थे, विद्रोहियों था, उनके साथ कठोर व्यवहार करता था। कठोर व्यवहार के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर आपके कहेंगे सर यहाँ पर इसने चलाया था क्या, सिजदा और पैबोज। याद रखिए, सिजदा और जो आपकी पैबोज प्रथा थी, सिजदा और पैबोज की जो आपकी प्रथा है किसने चलाया, तो आपकी इसी ने चलाया था। सिजदा मतलब होता है राजा के सामने लेट जाना, पैबोज मतलब राजा के पैर चूमना, और ये सिर्फ और हिंदुओं में ही था, गैर मुसलमानों के लिए था। साथ ही याद रखना मुसलमानों के लिए ये प्रथा आपकी नहीं थी, याद रखना है। क्लियर है, तो आपका जो आंसर है वो आपका सर जी बी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया है, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन नंबर आपके 5 देना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो बीबी का जो मकबरा है वो निर्माण किसने करवाया, यानी जब 5 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया, हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय या आजम शाह। यहाँ पर देखा जाए तो भैया आजम शाह लिखा है, वैसे आजम शाह होता है, यहाँ पर मां कर लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है आजम शाह, और ये बात हो रही है सर जी बीबी का मकबरा। अब आप बताइएगा बीबी का मकबरा है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये तो आपका औरंगाबाद में है। कहाँ पर है, औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद में है तो सर ये बताइएगा कि ये बीबी जो आपका है, बीबी है किसकी, ये है किसकी, ये भी तो बात हो, ये शाहजहां ने, सब पूरा काम शाहजहां ने करवा दिया क्या भाई। शाहजहां ने आपके आगरा को भी बनवा दिया, मुमताज महल की याद में, तो कहा बीबी को मकबरा भी बनवा देंगे का, सब कुछ यही काम करेंगे क्या। चलो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा आजम शाह इसका आंसर बनेगा, यानी कि जो आपके मुगल बादशाह आजम शाह अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में 1661 में यहाँ पर करवाया था, जो कि आपके औरंगाबाद जिले में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है ना, इसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो चलिए भाई बताना है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन है और ये कब प्रारंभ हुआ था, यानी 6 की अगर बात कर लेते हैं तो साथ ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा प्रारंभ हुआ है, इसका मतलब है कि आपका मेन आंसर आपको ढूंढना है, आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। तो सर आप कहेंगे सर 16 अक्टूबर 1905, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखना है। और ये जो आपका 19 जुलाई आपका दिया है ना, 20 जुलाई 19 जुलाई आपको मिलता रहता है। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन आपकी एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आपकी घोषणा की गई थी, है ना, प्रारंभ जो आपका है यहाँ से आपका हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चलो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, पहला ऑप्शन को देखिएगा और आप लोग प्रयास करिएगा। हमने कहा कि चारों ऑप्शन को आपको देखना है, सोचने समझने का समय भी आपको दे रहे हैं, तो सोच समझ कर ही आंसर आपको देना है। यानी आप दिन में अगर एक टेस्ट पेपर सॉल्व करो तो आपको लगेगा हाँ हमने मेहनत से और ईमानदारी से टेस्ट पेपर लगाया है, सर के भरोसे नहीं लगाया है ना। हर हर महादेव। यहाँ पर दिया अलीगढ़ आंदोलन है सर सैयद अहमद खान, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल सही दिया गया है। देवबंद आंदोलन सर जी दिया गया है बी नंबर में, और देवबंद आंदोलन है आपके मोहम्मद कासिम ननौतवी आपके हैं, आप कहेंगे सर ये भी आपका सही दिया गया है ना। और ये आपकी यूपी में ही चलाया गया था। सर अहमदिया आंदोलन का संबंध आपका दिया है महमूद उल हसन से दिया गया है, तो सर यहाँ पर देखा जाए मिर्जा गुलाम अहमद, यानी ये जो आपका ऑप्शन है सी वाला ये गलत दिया है, क्योंकि जो अहमदिया आंदोलन चलाया था वो आपके अहमद, यानी आप कहेंगे सर मिर्जा गुलाम, क्या हो जाएगा। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो मिर्जा गुलाम
अहमद ने सर जी चलवाया था, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। और सर जी ये 1889 में, कब 1889 में आपका प्रारंभ हुआ था, याद रखना है। क्लियर है। और यहाँ पर सर जी दिया गया है फरेंजी आंदोलन आपकी ये दे हैं सरयूत तल है, यानी इसका आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा क्वेश्चन भी आपका अच्छा लेवल का था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 8 में और कह रहा है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। यानी क्वेश्चन देखा जाए तो आपका ठीक ठाक है। लाहौर अधिवेशन, सबसे पहले लाहौर अधिवेशन हुआ था कब है, तो आप कहेंगे सर जी लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब हुआ था, 1929 में। और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, तो आपके सर जी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी आप कहेंगे सर जेएल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का संकल्प लिया गया था, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और आपके कौन से नदी के किनारे, तो आप कहेंगे सर रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे सर जी आपका हुआ था, आपकी घोषणा याद रखना है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। यानी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर वाला जो आपका केस है, जिसमें क्रांतिकारी को फांसी की सजा भी दी गई थी, और इन पर हत्या का जो प्रयास किया गया था वो कब किया गया था। हालांकि कहा गया है कि इनका प्रयास ये था कि ये मरे नहीं, सिर्फ डराने के लिए, डरवाने के लिए आपका किया था। तो साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 30 अप्रैल। क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल की घटना है। 30 अप्रैल की घटना है। और सर जी आपके 1908 की बात है। यानी आप कहेंगे सर 30 अप्रैल 1908 को ये घटना आपकी घटित हुई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस कौन थे, तो इस घटना में जो आपके थे वो आपके खुदीराम बोस भी थे, है ना। कौन थे, तो कहेंगे सर जी खुदीराम जो आपके बोस हैं ये भी आपके थे। और साथ में सर जी इनके और वही कोई थे साथ में और कौन थे, प्रफुल्ल चाकी थे। कौन है, तो आप कहेंगे सर जी प्रफुल्ल जो आपके दिए गए हैं यहाँ पर जो प्रफुल्ल चाकी है, प्रफुल्ल चाकी है, ये दो लोग आप थे। यहाँ पर बम फेंका था लेकिन वो भैया बच गए थे। और इस हमले में देखा जाए तो कैनेडी की जो पत्नी थी और पुत्री वो मारी गई थी, यानी इनकी पत्नी और पुत्री मर गई थी। और भैया खुदीराम बोस जो आपके हैं ना, खुदीराम बोस है, इनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी दी गई थी 11 मई को। याद रखिए इनको फांसी 11 मई को दी गई थी। कब, तो आप कहेंगे सर 1908 है, 11 मई 1908 को इनको फांसी दी गई थी। और सबसे कम उम्र में याद रखिए खुदीराम बोस को ही फांसी दी गई थी। लगभग यहाँ पर 18 माह कुछ महीने के थे, यानी मान लेते हैं 19 साल के ही यहाँ पर, सॉरी 18 साल हैं। तो आप कहेंगे मान लो अगर 19 साल भी है तो सबसे कम उम्र में इन्हीं को फांसी दी गई थी। साथ ही ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आइएगा अगले पॉइंट में कि सर चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि जो आपकी है इनमें से क्या है। तो सर यहाँ पर 10 नंबर दिया गया है और 10 नंबर की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 10 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर देखो 4 फरवरी तो दिया नहीं है और 15 साल तो नहीं थे भैया, इतना भी कम नहीं थे। यहाँ पर याद रखना है जो आपके 5 फरवरी है, वैसे कहीं कहीं आपको 4 फरवरी मिलता है। सर जी 5 फरवरी ऑप्शन है, यानी अपवाद वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप कहेंगे 5 फरवरी। सर 1922 को चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, सर आपकी यूपी में पड़ता है। यूपी में कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर आपकी गोरखपुर में पड़ता है। और गोरखपुर में यहाँ पर देखा जाए तो ये घटना आपकी घटित थी, साथ ही याद रखना है ना। और यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट में, तो अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है सर दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम आगमन करता है। यानी यहाँ पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी ये तो आपका पश्चिम आपका है और सर ये आपका दक्षिण है। जब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम की तो यहाँ पर ये वाला मानसून है आपका अरब सागर है। यानी अरब सागर से मानसून जब उठता है सबसे पहले आपकी केरल में बारिश करता है। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, केरल हो जाएगा। केरल में सर जी आपका मालाबार तट आपका है, कौन है, मालाबार जो आपका तट है केरल में है। सर यहाँ पर मालाबार तट में एक आंदोलन भी आपका हुआ था जो कि किसानों से रिलेटेड आपका मालाबार युद्ध भी कहलाता है और ये आपका यहीं से जुड़ा हुआ है। तो सर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। चलिए, आंधी पानी की वजह से, चलो लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं है। आप जब सही हो जाए तो क्लासें आपकी यूट्यूब में रहेंगी, प्लेलिस्ट से आप क्रम से देख लीजिएगा। क्योंकि ये समय जो हम क्लासें दे रहे हैं वो हवा वाली नहीं दे रहे हैं, आपको समझाते हुए देते चले आ रहे हैं, इसलिए हर क्लास आप लोगों की जरूरी है ना। समस्या सबके साथ आती है, कभी हमारे यहाँ पर लाइट गई, कभी आपके यहाँ लाइट गई। देखो भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो सर स्थान है वो आपका कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये आपका लेह है। क्या देना है आपको सर जी, लेह देना है। जो सबसे कम वर्षा होती है वो सर आपके लेह में होती है। तो लेह आपको यहाँ पर क्या देना है, ऑप्शन आपको देना है।
है ना। बीकानेर में ज्यादा होती है। लेह की बात करते हैं यहाँ पर सर जी बहुत कम होती है 9.3 है ना 9.20 सेंटीमीटर। बीकानेर में थोड़ी सी ज्यादा होती है, लगभग आपके 24.30 सेंटीमीटर तक आपकी हो जाती है। सर जी जैसलमेर की बात करती है तो जैसलमेर में कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर तक आपकी होती है। चेरापूंजी में तो बहुत होती है, यहाँ पर चेरापूंजी में 1100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। यानी देखा जाए जैसलमेर और लेह में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन आप कहेंगे सर पॉइंट का तो अंतर ही है, और जब पॉइंट का अंतर है तो आपको लेह बता देना है। क्लियर हो गया ना, आप गलती ना करिएगा। जब हम आपको डाटा बता दिए तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो देखो यहाँ पर है केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये जो केरल आपका है, यानी यहाँ पर देखा जाए आपका कौन, तो आपका तमिलनाडु जो आपका है, यहाँ पर बारिश होती है जाड़े के मौसम में। और सर जी यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका ये जो आपका पंजाब है, पंजाब में भी बारिश होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है, यहीं पर आपकी होती है। लेकिन जब दक्षिण पश्चिम का मानसून जाता है तो यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है तमिलनाडु में, यहाँ के मानसून से नहीं होती है। यहाँ पर हल्का फुल्का बारिश जो होती है वो आपके अंडमान निकोबार वाला जो आपका मानसून जाता है उससे आपके हो पाती है। क्लियर है सर, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। यानी भारत को अगर हम बात कर लेते हैं कितने खंडों में बांटा गया है जो कि भूकंप के हिसाब से, तो ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा? तो सर याद रखना ये 4 खंडों में बांटा गया है। यानी जो आपका आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ये 4 खंडों में बांटा गया है। 4 खंडों की बात करते हैं तो आपका देखा जाए तो आपका 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पर जो भूकंप के स्तर होते हैं 2, 3, 4 और 5, यहाँ मतलब इतने के हिसाब से यहाँ पर आते हैं। तो आप कहेंगे 4 जोन इसमें से मुख्य है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हमने एक बात और बताया था कि भूकंप की जो आपकी पेटी है कहीं ना कहीं भारत में कुल मिला के ये अंडमान निकोबार के वाले से पास से और नीचे से होके यहाँ से जाके आपके दिल्ली वाले एरिया से होकर आपके जाती है। तो भूकंप कभी दिल्ली में, नेपाल में और इधर भी साइड में आपको देखने को मिलते हैं। यानी ये जो सर्किल जिसके पास ज्यादा होगा वहां पर भूकंप की अनुभूति ज्यादा होगी। सर आपका यूपी बड़ा अच्छी जगह में है, इसलिए यूपी में ना जल्दी बाढ़ आती है और ना यूपी में जल्दी आपको भूकंप उतना ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रेगुड़ कौन सी मिट्टी आपकी होती है। चलो, और कुछ लोग कहते हैं सर जी यूपी में भगवान राम है, भगवान कृष्ण सभी हैं। उसका रीजन नहीं है, रीजन ये है कि जो आपकी भूकंप की जो पेटी है वो कहाँ से जा रही है, वो रीजन मेन होता है। सर जी रेगुड़ मिट्टी आपकी कौन सी है, तो रेगुड़ मिट्टी आपकी होती है सर जी काली मिट्टी होती है। यानी जो आपकी काली मिट्टी है इसकी स्थानीय रूप में रेगुड़ या कभी कभी रेगड़ कहते हैं और कभी कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरोनिज्म भी कहते हैं। तो सर जी आप कहेंगे सर काली मिट्टी है और ये कपास की खेती के लिए, किसके लिए, तो आप कहेंगे सर ये कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिए काली मिट्टी में पानी जो आपका है तुरंत सूख जाता है, याद रखना है ना। और जब ये सूख जाती है तो सूखने के बाद सर जी क्या होती है, ये पीली मिट्टी जो होती है वो चटक जाती है। चटकना मतलब होता है कि दरारें बहुत बड़ी बड़ी आपकी हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए जो दूर से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि ये मिट्टी, ये खेत जुता हुआ है। तो याद रखिए इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, स्वतः जुती हुई मिट्टी। क्या बोलते हैं, तो स्वतः जुती हुई मिट्टी या स्वतः जुताई की हुई मिट्टी आपको बोला जाता है कौन है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का जो आरंभ है वो किसके द्वारा किया गया था। चलो भैया जवाब देना है 16 नंबर में। कह रहे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का जो आरंभ है वो किसके द्वारा किया गया था, 16 नंबर है। तो हमने कहा सर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए 16 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ये जो आपकी है निर्मला सीतारमण है। कौन, ए नंबर आपका नहीं होगा सर जी, याद रखना है। ये बात है आपके 12 नवंबर की, कब की है, तो 12 नवंबर की है। 12 नवंबर और देखा जाए तो सन 2020 की बात है। तो आपकी जो निर्मला सीतारमण थी, निर्मला जो सीतारमण थी, इन्होंने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार यहाँ पर प्राप्त। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है सर जी आपका बी नंबर यहाँ पर राइट बनेगा, याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो देखो हमने कहा सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। चलो यहाँ पर देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है, यानी 17 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा कि सर जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है और जो आपका निजी क्षेत्र होता है इसका सह अस्तित्व ही आपका क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जब आपस में सह अस्तित्व होता है वही आपका मिश्रित होता है। क्वेश्चन आपको रट लेना है, पूरी तरीके से घोल के पी जाना है। सर अगला पॉइंट दिया है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था।
यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डेली मिल रहा है और डेली कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बन भी रहा है। तो आप कहेंगे सर भारत में जो जीएसटी है वो कब लागू किया गया था, 18 नंबर आपको देना है। हमने बेसिक की क्लास दिया था और उसमें जीएसटी के हर एक पॉइंट को कवर किया था, यानी आपके कम से कम 60 से 70 पॉइंट आपके जीएसटी के हमने बताया था। तो आप बेसिक वाली क्लासेज जो हमने दिया है उनको भी साथ ही आप लोग देख लीजिएगा, ज्ञान आपको पूरी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर कहा भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, यानी आपका आंसर आ गया है क्या, तो आप कहेंगे सर ये आपका है 1 जुलाई 2017 है, यानी सर जी फर्स्ट नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, अगला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का आज मुख्यालय स्थित आपके कहाँ पर है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो आपका है वो सर जी जिनेवा में है। कहां पर है, तो आपके जिनेवा जिसको ऑप्शन आ रहा है, यानी आप कहेंगे सर कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना है जिनेवा में की गई थी और ये सर जी 1919 में की गई थी और ये डेट आपका ईस्वी पूछी गई है, कई बार एग्जाम में ईस्वी पूछी गई है ना। तो भैया इसका जो आपका आंसर आ गया है वो राइट इनमें से क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ इनमें से कौन है। चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ आपके हैं कौन है। यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा हो तो बताइएगा, नहीं तो ऑप्शन आपको अलग से यहाँ पर दिया जाएगा, बताना है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ आपके कौन है। चलो यहाँ पर बताइएगा क्या इसमें से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके डॉक्टर राजीव कुमार आ रहे हैं, कोने को आपको बता रहे हैं अरविंद सुब्रमण्यम। तो सर जी आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी आपके जो आपके अरविंद सुब्रमण्यम है, यानी देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा सर जी, बी नंबर है अरविंद सुब्रमण्यम, इसका जो आंसर है ये राइट इनमें से आपका हो जाएगा, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि विधानसभा के भंग होने पर विधानसभा अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है। यानी कि सर अगर विधानसभा आपकी भंग हो जाती है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने पद पर बना रह सकता है, तो जब नई विधानसभा की पहली बैठक तक, कब है, तो नई विधानसभा की पहली बैठक तक वो बना रह सकता है, यानी साथ ही ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी आपकी निर्धारित की गई है। यानी लोकसभा का सदस्य चुनना है तो सर आपको याद रखना है 25 वर्ष होने की आवश्यकता है, यानी 25 वर्ष के बाद लोकसभा के सदस्य आप चुने जा सकते हैं, यानी आप सांसद और विधायक भी आप बन सकते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, यानी सर आपका दिया है 23 नंबर और इसका ऑप्शन होगा क्या। चलो भैया 23 का ऑप्शन देना है और 23 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, और काफी लोग यहाँ पर देखो जवाब भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों में से ये क्वेश्चन शायद ही कोई किसी से गलती हो। यहाँ पर जवाब लगभग आ चुका है, आपकी 15 थी, यानी सर जी आपका जो आंसर है फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो अगले क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है। कह रहा है भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सर किसके प्रति जवाबदेही होता है। यानी देखा जाए तो जवाबदेही देने के लिए एक आर्टिकल भी आपका होता है और वो आर्टिकल आपका होता है 75 का 3। कौन है, तो 75 का जो 3 आपका है ये अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के, है ना, किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका जो 24 का बनेगा वो राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, 24 को ऑप्शन सी बनेगा कि भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति, तो आप कहेंगे लोकसभा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो आपकी है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद जब आपकी है तो जवाबदेही होगी किसके, तो आपकी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। हमने कहा कि मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो भैया जब मेन प्रधानमंत्री होंगे मंत्रिपरिषद के तो भैया प्रधानमंत्री भी आपकी लोकसभा के प्रति जवाबदेही होंगे, यानी आपका आंसर क्या देना है सर जी, ऑप्शन आपको सी देना है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसे है। यानी संविधान की अंतिम व्याख्या, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए है। यहाँ पर हम बात करते हैं संविधान की अंतिम व्याख्या जो आपकी है वो किसको अधिकार दिया गया है। चलो कंफ्यूज नहीं होना है ना, हमने पूरी बात आपको दे दिया है। एक बार नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करिएगा, आपको समझ में आएगा। सर 25 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर 25 में कि संविधान की जो अंतिम व्याख्या है ये आपका एक ही आपका है जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है, ये संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा वही आपका मान्य होगा, अंतिम रूप आपका यही होता है सर।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति नहीं लगाना है कि राष्ट्रपति लगा दो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए ही देना है और सी नहीं देना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी गैस है जो बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। सर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर दिया है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए घुमा दिया गया है, यानी यहाँ पर नहीं सब दिया गया है और नहीं सब दिया है तो आप कहेंगे सर बायोगैस में देखा जाए तो आपकी CH4 है, H2S है, CO2 है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तब होती है जो ईंधन धुआं ज्यादा छोड़ता है, धुआं ज्यादा छोड़ता है। जैसे मान लीजिएगा कि आप कमरे में है और कमरे में आप लकड़ी जला देते हैं और लकड़ी आपकी पूरी नहीं जल पाती है, जो धुआं निकल रहा होता है ये सबसे ज्यादा जहरीला होता है, क्योंकि ये धुआं आपके शरीर में जाएगा, धुआं आपके नाक के माध्यम से, सांस के माध्यम से जाएगा और आपके अंदर जो आपका ब्लड है उस ब्लड में घुल जाएगा, और ब्लड में जब घुल जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जहर का काम बना देगा। तो इसलिए सर जी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है, और ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेगी यानी आपको हार्ट अटैक की भी समस्या आ सकती है। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है। चलिए, प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है, तो सर जी प्रतिरोध की SI यूनिट होती है ये ओम होता है। क्या होता है सर जी, ओम होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रतिरोध है, यहाँ पर ओम हो जाएगा। सर जी अगर हम आपसे बोले न्यूटन जो आपका होता है तो आप कहेंगे सर जी ये तो आपका बल का होता है। सर जी कूलाम किसका होता है तो आप कहेंगे सर आवेश का होता है। सर जी अगर हम आपसे पूछे जूल किसका होता है तो जूल सर जी कार्य का होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। सर जी यहाँ पर 28 नंबर दिया है कि इंसुलिन का जो उत्पादन है किया जाता है। चलिए, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं ना, सभी लोग सेशन लाइक करने के लिए जरूर ना भूलिएगा, है ना। पूरा सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा ताकि पूरी एनर्जी के साथ आप लोगों को इस तरह की बेहतरीन क्लास हम आपको देते रहें। यहाँ पर हमने कहा सर इंसुलिन का उत्पादन जो किया जाता है वो किसके द्वारा होता है। सर 28 नंबर दिया गया और 28 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये है आइलेट्स और आपका लैंगर्स हिंस की जो आपकी द्वीपकाएं होती हैं, यानी सर ऑप्शन नंबर आपका इसका जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 28 नंबर में ए नंबर आपको लगाना है, यानी जो इंसुलिन का उत्पादन होता है ना वो दिया गया है आइलेट्स, यानी जो अग्न्याशय होता है। क्या होता है, अग्न्याशय जो आपका होता है, अग्न्याशय जो आपका है वहां पर स्थित जो आपका आइलेट्स और लैंगर्स द्वीप होती है। अगर सीधा सीधा जवाब दिया होता कि इंसुलिन कहां से होता है तो आप अग्न्याशय दे देते, लेकिन सर जी अग्न्याशय के अंदर ही आपकी ये होती हैं, जो आपकी आइलेट्स होता है और लैंगर हैंस होते हैं, ये अग्न्याशय में ही होते हैं। सर याद रखना है किसमें होते हैं तो आपकी अग्न्याशय में ही आपके होते हैं, तो इसलिए अग्न्याशय से आपका होता है। तो सर जी ऑप्शन ये हो गया। अगर हम बात करिए सर जी पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। याद रखना क्यों, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले जो आपके ट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करती है, यानी जितने भी उत्तेजित होने वाले हार्मोन्स होते हैं ना उनको पीयूष ग्रंथि क्या करती है, कंट्रोल करती है, और जब कंट्रोल करती है तो भैया यही मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ठीक है ना सर। यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट, देखो एड्रिनल ग्रंथ दिया है और एड्रिनल ग्रंथ को क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, लड़ो या उड़ो बोला जाता है, लड़ो या उड़ो, क्योंकि सर जी जब आपको गुस्सा आती है बड़ी भयंकर वाली तब आपके एड्रिनल ग्रंथि काम करती है। याद रखना है। यहाँ पर जब आपको प्यार आता है तब क्या होता है भैया, लव हार्मोन्स किसे कहते हैं, 29 नंबर देना है। अभी गुस्सा आया था, अब आपको यहाँ पर प्यार आएगा। तो सर जी यहाँ पर लव हार्मोन्स जो कहा जाता है वो किसको बोलते हैं, तो सर जी ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, यानी इसका उत्पादन मस्तिष्क में उपस्थित जो आपको हाइपोथैलेमस होता है। कौन होता है, आपके दिमाग में, यानी आपके दिमाग बोले आपके मस्तिष्क में जो आपका होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो आपकी ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस जो आपकी ग्रंथि होती है उस ग्रंथि के द्वारा ऊपर निकलता है यहाँ पर जो आपका ये हार्मोन्स है। तो सर जी ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, यानी यहाँ पर देखा जाए कि प्यार वाला हार्मोन्स भी कहेंगे। सर यहाँ पर जो आपकी माता बच्चे को दूध पिलाती है तो उस समय हार्मोन्स यही होता है। भैंसों को दिया जाना जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो भी ऑक्सीटोसिन का ही होता है। याद रखना है। सर अगला पॉइंट दिया गया है इनमें में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो 30 नंबर में पहला ऑप्शन देख लेना है। कह रहा है सर जी कि केंद्रक की खोज, यानी 30 नंबर दिया गया है कि सर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या, तो यहाँ पर दिया गया है केंद्रक की खोज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर दिया गया है बर्ट फ्लेमिंग, तो भैया ये आपके समसूत्री विभाजन की खोज किया था।
सर जी यहाँ पर पेलेट दिया है लाइसोसोम का, तो सर जी लाइसोसोम की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है राइबोसोम। यानी जो पेलेट आपके हैं इन्होंने लाइसोसोम की नहीं किया था, इन्होंने किया था राइबोसोम की। किसकी किया था? राइबोसोम की किया था, राइबोसोम की किया था सर, राइबोसोम की किया था, और ये किया था 1955 में। तो साथ ही यहाँ पर ऑप्शन आपका जो गड़बड़ होगा वो आपका सी गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। और मूरे ने जो किया था वो अर्धसूत्री विभाजन की खोज किया था। सर अगला पॉइंट दिया गया है, निम्न शब्द युग्म में से स्त्रीलिंग शब्द युग्म का चयन करना है। यानी अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या होगा? 56 नंबर में। तो हमने कहा सर 56 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर दिया है स्त्रीलिंग युग्म दिया गया है, माता पिता, चाय और पानी, गाय और गाय का खाना और पीना। सर 56 नंबर का सही ऑप्शन क्या बनेगा? चलो भाई 56 की अगर बात कर लेते हैं, 56 नंबर जल्दी से बताइएगा क्या ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन आ रहा है, यानी गाय कैसी है, गायिका कैसी है, यानी सर जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा क्या हुआ था, क्वेश्चन आपकी कठिन, स्टार्टिंग में हमने समझाया था इसलिए क्वेश्चन में समय लगा था, अब नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में समय दिया जाएगा और किसी क्वेश्चन में समय लिया जाएगा। सर समश्रुत शब्द का अर्थ क्या है? यानी यहाँ पर ऋत दिया है और आपका ऋतु दिया गया है, यानी सर 57 का ऑप्शन क्या होता है? तो सर यहाँ पर ऋत मतलब होता है सत्य, और ऋतु मतलब होता है मौसम। तो सर जी याद रखिए इसका आंसर आपको बी होता है, ऋत मतलब होता है सत्य और ऋतु मतलब होता है मौसम। सर जी इसको ऑप्शन आपका बी बनेगा, नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी लोगों से गलती आती है। जय श्री राम। अगला है, इसमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर जी अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे सर अश्व के पर्यायवाची में तुरंग होता है होता है और सैंधव होता है, कुरंग नहीं होता है, क्योंकि कुरंग कहा जाता है सर हिरण को कहते हैं। यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर, कुरंग जो कहते हैं हिरण को कहते हैं, ठीक है ना भैया। 850 वाली क्लास जरूर देखा करें, क्योंकि 850 वाली में इस समय स्पेशल क्लासें चल रही हैं, यानी जो 6 टॉपिक आपकी एग्जाम में पूछे जाने हैं वही 6 टॉपिक ही आपकी कवर हो रहे हैं 850 में। यहाँ पर देखा जाए, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी आज घोड़ा दौड़ भी होगी, क्या पहले ऑप्शन की ओर रुका जाए? तो भैया हमने कहा आज घोड़ा दौड़ भी होगी। यहाँ पर दिया गया है, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण एक शस्त्र और बंदूक एक अस्त्र है, यानी उल्टा आपका दे दिया है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। यानी सर जी जब तक हम डी में नहीं जाएंगे तब तक आप क्लियर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही 2 ऑप्शन देखोगे तो सबसे गलती हो जाएगी। यानी अगर चौथे ऑप्शन में नहीं गए, और हमको लगता है 90% जितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर चौथे ऑप्शन में पहुंचे ही नहीं थे और ऑप्शन ए बी सी में यहाँ पर देखने लगे थे। तो चारों ऑप्शन देखकर इसका निर्णय किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पर जिसको ऑप्शन आ रहा है 59 में, वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना भैया। चलो यहाँ पर जो गणित है ना, पहले वाले में दिया है घोड़ा दौड़ अशुद्ध है ना, घोड़ा दौड़ जो आपका है वो अशुद्ध शब्द आपका दिया गया है, घुड़दौड़ होता है, घोड़ा दौड़ नहीं होता है, घुड़दौड़ होता है। यहाँ पर दिया है मेरे लिए गणित कठोर विषय है, यानी गणित कठोर नहीं होता है, गणित कठोर नहीं होता है। यानी यहाँ पर सर जी हम जब बात करेंगे इस शस्त्र की और अस्त्र की तो ये उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सर जी यहाँ पर मधुशाला के लेखक पूछा गया है, यानी मधुशाला के जो लेखक आपके हो कौन है? तो आप कहेंगे सर मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब जितने भी मधु वाले हैं वो सब हरिवंश राय बच्चन के हैं। यानी सर जी ऑप्शन आपका बन जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी आपके भारतीय राज्य हैं तो सर जी उनमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हाँ यहाँ पर पढ़ा जाए तो सब आसान होता है और ना पढ़ा जाए तो बड़को कठिन हो जाएगा। सर 81 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर जी भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यानी साथ ही ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, याद रखना है, राइट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है आपकी सिनेमा के क्षेत्र में, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये आपका 1969 से आपकी सर जी स्टार्टिंग आपकी हो गई थी। वहीं पर देखा जाए तो आपका जो जैसे आपकी खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार होता है, पद्मश्री आपके साहित्य वगैरह में दिया जाता है। सर अगला है, कामसूत्र के लेखक आपके कौन है? यानी सर जी अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि कामसूत्र के लेखक कौन है, तो आप लोग आसान से जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पर कामसूत्र के कौन हो जाएंगे? वात्स्यायन हो जाएंगे। यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर फर्स्ट नंबर हो जाएगा कि कामसूत्र के जो आपके हैं वो वात्स्यायन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कामसूत्र विश्व का प्रथम यौन संकलन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। अभी हाल ही में एक मूवी भी आपकी आई थी इसी से रिलेटेड थी, जिसमें
जो आपके भगवान राम हैं, गोयल जी हैं, उन्होंने उसमें किरदार निभाया है। और अपने इस काम सूत्र यानी कि देखा जाए इसको समझने के लिए आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए कि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, उस जानकारी को उस मूवी के माध्यम से बताया गया है। तो सर इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। सर यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो आपका स्थित है वो आपकी कहां पर आपका है, यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर भारतीय कृषि अनुसंधान, ये क्वेश्चन तो आपको बार बार मिलेगा और एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने कहा सर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, यानी सर जी नई दिल्ली ले चलते हैं, तो आपका सर जी नई दिल्ली हो जाएगा। यानी स्थापना पूछ लेते हैं तो आपको डेट याद रखना है 16 जुलाई। क्या बोलेंगे सर जी, 16 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी। और कब, तो आपके 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम दूसरा था, इसका पुराना नाम सर जी क्या था, तो इसका पुराना नाम पहले था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका पुराना नाम था, साथ ही याद रखना है। सर अगला दिया है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर आपका इस शहर है, किस नदी के तट पर है। हमने कहा सर 85 नंबर है, जवाब ले दीजिएगा। हमने कहा सर जी सीन नदी आपका हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो सर जी फर्स्ट नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, पेरिस की राजधानी बता दो हमको जल्दी से, चलो बताइए जल्दी से, यहाँ पर होगा क्या, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। कोई बात नहीं सर जी, यहाँ पर दिया है पेरिस शहर की राजधानी, यानी पेरिस की राजधानी क्या है, फ्रांस है। बिल्कुल सही है सर जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा, याद रखना है फ्रांस हो जाएगा। और यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। सर जी दिया गया है कि दची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। जो दची ग्राम दिया है सर जी, दची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये सर जी कहाँ पर है, तो नोट कर लीजिएगा 86 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे दची ग्राम तो शायद जम्मू कश्मीर में है। यानी अगर हम आपके ऑप्शन बी नंबर को ध्यान देते हैं तो सर आपका जवाब बी हो जाएगा। यानी ये सर जी जम्मू कश्मीर में आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन, बी नंबर। और भी तो आपके हैं, जैसे आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जब जाएंगे तो वहां पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर जी, यहाँ पर जो आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो यहीं पर है। पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो सुंदरवन मिल जाएगा, है ना, जो कि सुंदरवन जो आपका है वो यहाँ मिल जाएगा। और भैया आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो राजीव गांधी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, राजीव गांधी मिल जाएंगे। इससे बात ये चलता है कि भैया जो हवाई अड्डा है वो भी इन्हीं के यही हिसाब से, जैसे इंदिरा गांधी यहाँ पर है, राजीव गांधी यहाँ पर है, तो इन्हीं के हिसाब से हवाई अड्डों का नाम भी रखा गया है। सर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म इनमें से कौन है। तो सर जी हमको लगता है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म इन ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, क्योंकि अब नया आपका हो गया है। और वो कौन सा हो गया है वो जल्दी बताइएगा। गोरखपुर तो आपका होगा नहीं, यानी अब बदल गया है। और जो बदल गया है तो एक नया ऑप्शन क्रिएट कर लीजिएगा। यानी सर जी यहाँ पर नया जो आपका है वो कौन सा है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में जो आपका है हुबली है। सर जी कर्नाटक में कौन है, तो सर जी आप कहेंगे सर जो हुबली आपका दिया गया है, ये हुबली जो आपका है वर्तमान में ये सबसे बड़ा आपका हो गया है, याद रखना है। क्लियर है। अगला सर जी दिया है कि विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश में आपकी बनी थी। चलिए बताइएगा, विश्व में प्रथम महिला राष्ट्रपति किस देश में बनी थी। यानी 88 की अगर बात करते हैं तो सर ये बनी थी अर्जेंटीना में। कब बने, यानी कि जो आपकी महिला राष्ट्रपति है अर्जेंटीना के बनी थी। इनका नाम था यहाँ पर इसाबेल। क्या नाम था, इसाबेल। पूरा नाम तो बहुत भयंकर है, इसाबेल। अगर शॉर्ट में याद रख लेंगे तो हो सकता है कि आपको याद रहे हैं, बाकी पूरा नाम आपको अलग मिलेगा। यानी मार्टिया स्टेला इबारिस, है ना। तो भैया इसाबेल आप लोगों को डायरेक्ट नोट कर लेना है। सर जी ये बनी थी कब, तो आपके 1974 में बनी थी, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस फर्नेस का उपयोग नगर पालिका कूड़े कचड़े को जलाने में करती है। यानी यहाँ पर देखा जाए फर्नेस मतलब होता है भट्टी। क्या होता है, फर्नेस माने सर जी होता है भट्टी होता है, और इस भट्टी में जलाया जाता है नगर का जो कूड़ा कचरा निकलता है। और जो सर जी कूड़ा कचरा निकलता है ना, उसको जलाने के लिए होता है। यानी सर जी अगर हम बात करते हैं 89 में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर सर जी इसको बोलते हैं इंसिनरेटर। क्या बोलते हैं, इंसिनरेटर बोला जाता है, कूड़ा कचरा जलाने में उपयोग करते हैं। सर ये ब्लास्ट फर्नेस भी तो आपने पढ़ा होगा कभी न कभी। ये जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, जो लोहा होता है ना, लोहा को पिघलाने के लिए होता है, लोहे को पिघलाने के लिए होता है, लोहे को पिघलाने के लिए होता है, पिघलाने के लिए होता है। जो साथी यहाँ पर ITI किए होंगे, जो साथी पॉलिटेक्निक किए होंगे, खास करके कानपुर वाले, है ना, तो भैया हम तो कानपुर वाले पॉलिटेक्निक वाले हैं, मैकेनिकल से हैं, तो हमको ये जितनी भी फर्नेस है उन सभी फर्नेस में हमने वर्क भी किया है। और लोहे को पिघला कर यहाँ पर नट बोल्ट वगैरह जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको किया गया है। तो सर ये ब्लास्ट फर्नेस में लोहे को पिघलाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो आर्क फर्नेस है ना, ये उद्योगों में जब आप जाओगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाओगे, यानी उद्योगों में जब आप जाओगे तो वहां पर लोहा क्या किया जाता है, लोहा
पिघलाया जाता है सर जी, याद रखना है, ठीक है। और ये जो दिया है ऑटोक्लेव, ये सूक्ष्म जीव विज्ञान में उपयोग किया जाता है, यानी सर जी ये चिकित्सा वाले प्रयोग करते हैं, याद रखना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। यानी आपके जो सर जी हैं देव सर, ये जो देव सर आपके हैं वो आपके मल्टी टैलेंटेड हैं, यानी ये टेक्निकल भी हैं और नॉन टेक्निकल भी हैं। यानी अगर कोई टेक्निकल वाला भी होगा वो भी क्वेश्चन समझ में आएगा, इसीलिए आपको साइंस भी समझ में आती है। और जो नॉन टेक्निकल वाला है यानी नॉन टेक्निकल भी आपको समझ में आएगा, है ना। सर जी भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है वो आपकी कौन सी है। 90 नंबर की बात करते हैं तो सर जी भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो आप कहेंगे सर जी ये मीनार जो आपकी है कौन, तो कुतुब मीनार बनेगी सर जी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक कुतुब मीनार यानी आप कहेंगे सर जी दिल्ली में है, कहां पर है, तो आपकी दिल्ली में है और ये सबसे ऊंची है। बात आती है चार मीनार, तो चार मीनार कहां पर है, हैदराबाद बिरयानी है, यानी सर जी हैदराबाद आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखो शहीद मीनार दिया गया है और शहीद मीनार सर जी कोलकाता में है, कहां पर है, तो आपकी कोलकाता में आपका है, कोलकाता हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कोलकाता कर लीजिएगा सर जी। चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार 2 बार आपको हो गया, चांद मीनार कर लो इसको, ठीक है। 2 बार 4 है तो इसको चांद कर लीजिएगा। सर जी चांद मीनार कहां पर है, दौलताबाद में, कहां पर है, दौलताबाद में है, दौलताबाद आपका हो जाएगा साथी, तो इनको भी नोट कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है सर IIPA में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो सृष्टि का शुभारंभ कहां पर किसने किया है। तो सर जी ये करंट अफेयर के बिल्कुल नंबर 1 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर की क्लास शाम को 6 बजे देते हैं, शायद ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम में छपे होने वाले होते हैं। प्रयास तो हमारा वही है कि जितना हम पढ़ा दें आपके करंट अफेयर में वही मिल जाए। सर जी यहाँ पर दिया है IIPA में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो जिसका नाम है सृष्टि, इसका शुभारंभ जो किया है वो किसने किया है। तो सर ये आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। सर अगला है कि सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो सर जी सेबी दिया है, यानी आपका एग्जाम में वैसे बिल्कुल आपका छपना ही छपना है, IMP पॉइंट है। और सेबी के कार्यकारी निदेशक के तौर पर जो बनाया गया है इनका नाम है सुनील कदम, क्या नाम है, सुनील कदम है। सर जी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर होगा, नोट कर लीजिएगा। सर अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट इनमें से कौन बनी है। चलो पढ़ाई के समय पढ़ाई वाली बात पूछा करो, जब क्लास खत्म हो जाए तब जो भी पूछना हो तब पूछा करो, नहीं तो हम तो ऐसा समझ लेते हैं जो बीच क्लास में सिर्फ यही पूछते हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा। यानी ऐसे स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम के समय तैयारी करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, यानी एग्जाम का टारगेट नहीं होता है, उनका टारगेट होता है एग्जाम डेट की, और एग्जाम डेट के दिन पढ़ाई करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी, ठीक है ना सर। यहाँ पर हमने कहा सर भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर है, 93 का ऑप्शन सर जी आपका सी हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया। हाँ हमारी बात आपको दिल को चोट लग सकती है, क्योंकि हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आपके दिल को चोट लगे, आप हमें बुरा कहें, क्योंकि हमारी बात जब बुरा लगेगी तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ बातें आएंगी और आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, तो ये इसलिए हम ऐसा बोल भी देते हैं। सर जी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हम शहद की तरह मीठा मीठा नहीं बोलते हैं, मीठा मीठा बोल कर आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते हैं। सर जी किस राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को शुरू किया गया है। सर जी इस राज्य में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को शुरू किया है, यानी 94 की बात करते हैं सर जी, ये बिहार में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना है, यानी ये बिल्कुल आपको योजना नोट कर लेना है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य, ये सर जी बिहार में शुरू की गई है। सर अगला पॉइंट आपसे बोलता है, कह रहा है कि वीवी पट्टाभिरमन कौन थे जिनका सर जी हाल ही में निधन हो गया है। तो सर जी याद रखना है 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इनका नाम है सम्मोहन विशेषज्ञ। ये भैया बीवी पट्टाभी कौन थे जिनका हाल ही में, तो आप कहेंगे सर ये आपके हैं सम्मोहन विशेषज्ञ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी सम्मोहन करने वाले, किसी को मोहित कर देने वाले विशेषज्ञ थे सर जी, याद रखना है। सर जी अगला है किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि भैया एक ऐसा विदेश है जो भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। सर 96 का ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका है, यानी श्रीलंका अब अपने पाठ्यक्रम में हिंदी पाठ्यक्रम को भी यहाँ पर शुरू कर देगा, ऑप्शन आपका ए नंबर श्रीलंका हो जाएगा। सर अगला है कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस आपका एक्सेस प्रदाता आपका बन गया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है। यानी 97 के आप कहेंगे सर जी जियो हो गया है, यानी आप देखेंगे जियो में ये आप 5G चलाते होंगे, और जो 5G आपका है ना वो क्या वायरलेस नहीं है,
आप देखते हैं 5G पकड़ता है, वायरलेस आपका होता है, यानी सर जी ये आपका जियो है। सर अगला दिया है कि किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द स्टार। और सर जी ऑर्डर ऑफ द जो स्टार आपका दिया है वो सर जी आपका जो है ये किस देश का है, तो ये आपका है व्यूघाना का है। कहां पर है? व्यूघाना का है। सर ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उसे घाना कर लीजिएगा, ठीक है, घाना कर लीजिएगा। कह रहा है देश की सबसे लंबी रेल सुरंग, यानी इसके पहले तो आपने बहुत कुछ पढ़ा था लेकिन आज कुछ नया पढ़ने वाले हो। देश की सबसे लंबी सुरंग जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर लंबी है और भैया इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यानी अब कभी क्वेश्चन पूछे कि दुनिया की या देश की सबसे लंबी रेल सुरंग आपकी कौन सी है, तो अब भैया आप जो पढ़ा करते थे ना वो आप भूल जाइएगा। अब सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड में आपकी हो गई है। याद रखना है जो सबसे लंबी सुरंग आपकी हो गई है अब आपकी उत्तराखंड में हो गई है। याद रखना है जो आप लोग जम्मू कश्मीर पढ़ते थे वो भी रेलवे सुरंग थी और ये भी रेलवे सुरंग है, अब उत्तराखंड में हो गई है, साथ ही याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार कहां पर 100 करोड़ का एकीकृत एक्वा पार्क यहाँ पर बनाने जा रही है, यानी 100 करोड़ की लागत से बनेगा एकीकृत एक्वा पार्क। क्या है? एक्वा पार्क। तो सर जी ये जो आपका बनेगा जम्मू कश्मीर बनेगा, यानी सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, साथ ही याद रखना है, ठीक है ना भैया। और यहाँ पर आपका है क्या, तो लास्ट में आपको मिलता है हमारे यहाँ पर चटनी, यानी यहाँ पर अगर चटनी की बात करते हैं तो सर आप कहेंगे जो लास्ट के 2 मिनट होते हैं उसमें बहुत कुछ याद हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। तो साथ ही अब आपको क्या करना है, बस 2 मिनट आपको देखना है, आराम से कमेंट नहीं करना है, बस आपको देखना है, ठीक है ना। और अब भैया अगर लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि वह सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है, सर जी सर्वाधिक शहरी आबादी वाला दिल्ली है, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो मुंबई है। सर कल एक क्वेश्चन मिला था, कल एक मिला था सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है सर जी, तो वो कांडला वाला वो गलत हो गया था, उसको आपको याद रख लेना है। सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो मुंबई आपका है, याद रखना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-44 आपका हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील आपकी चिल्का झील हो जाएगी, उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगी। सबसे लंबा सज्जी बांध पूछे हीराकुंड बांध है। भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछे वो भी शौर्य सम्मान तो आपको परमवीर चक्र बताना है। भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछे तो आपको भारत रत्न। दोनों में क्या अंतर है समझिएगा, वीरता के लिए दिया जाता है तो आपका परमवीर है और सर जी भारत के किसी भी नागरिक को सर्वोच्च दिया जाता है वो भारत रत्न होता है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर होगा अमृतसर जो पंजाब है। सबसे बड़ा गिरजाघर है सेंट कैथरीन जो आपका गोवा में है। सबसे ऊंचा टीवी जो आपका टावर है वो आपके रानी झांसी रोड पर आपका स्थित आपका दिल्ली में है, पीतमपुर बोलते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य तो आंध्र प्रदेश। हमने कहा सर जी गुजरात के बाद अगर पूछा जाए तो दूसरा आपका ऐसा राज्य होता है जिसकी सीमा रेखा ये आपकी है। सबसे लंबा समुद्र तट तो ये मरीना बीच है यानी कि चेन्नई में है। यानी सर जी जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भारत दक्षिण भारत में तो ये जो थोड़ा सा घुमा हुआ है ना ये वाला जो तट है यहीं पर मरीना बीच आपका है, सबसे लंबा है, याद रखना है। विश्व में भी आपका है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो आपकी कोसी है बिहार का सो कहते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, गोविंद सागर झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे गहरी नदी घाटी आपकी भेड़ा घाट जो नर्मदा नदी में है। डेल्टा ना बनाने वाली नदियों में सर जो पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी नदियां होती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, जलप्रपात का निर्माण करते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल आपका सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा तारामंडल बिडरा तारामंडल सर जी कोलकाता में है। सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कुशोक वाकुला जो कि आपका ये हवाई अड्डा लेक में आपका बन गया है। सबसे बड़ा राज्य जो कि दिया है क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला सर जी कच्छ के गुजरात में आपका है, यानी कच्छ जो आपका है। और सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है, वंदे भारत एक्सप्रेसवे 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारी भी स्पीड सर जी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये रिवीजन आपका होता है। तो साथ ही एक क्लास आपकी खत्म होती है और अगली क्लास आपकी इंतजार कर रही है, यानी अगली क्लास में हम आपको पहुंचा रहे हैं, एक लिंक दे रहे हैं, उस लिंक के माध्यम में आप अगली क्लास में आइए। अगली क्लास की स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी आओ भैया, अगली क्लास को तुरंत स्टार्ट